चलिए फटाक से शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट 4। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर तुल्यता वर्ग क्या होता है और इसके साथ ही साथ हम लोग तुल्यता वर्ग और तुल्यता संबंध से संबंधित एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है जिसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अवयव हैं, में r बराबर a कॉमा b संख्या 2 e माइनस v को विभाजित करती है। यहाँ पर एक संबंध लिखा गया है, r, जिसमें a कामा b आता है और ऐसे आता है कि संख्या 2 a माइनस v को विभाजित करती है। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले इस संबंध को हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है और इसके बाद आगे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है तुल्यता वर्ग भी ज्ञात करें। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग सीख जाएंगे कि आखिर तुल्यता वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करेंगे, इसको हम लोग तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए फिर से हमको इसको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस संबंध का मतलब समझते हैं। आर में कौन आएगा? आर में वही ए कामा बी आएगा जब ए में से बी को घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समुच्चय ए में से हम कोई भी 2 अवयव उठा रहे हैं, जैसे कि 1 और 3 हमने उठा लिया, तो यहाँ पर ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी बोले तो 1 माइनस 3। अब 1 माइनस 3 निकालेंगे तो हमको मिलेगा -2। अब -2 2 से विभाजित हो जाता है। -2 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमको -1 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो हमको a माइनस बी करने से मिल रहा है वो 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित है। तो अगर ये 2 से विभाजित है तो 1,3 इस रिलेशन में जरूर आएगा। 1,3 इस रिलेशन में जरूर आएगा। तो इस रिलेशन में वही a कामा b आएंगे जब a माइनस बी करने से जो संख्या मिलेगी वो 2 से विभाजित होगी। तो चलिए अब स्वतुल्य के लिए हम लोग सिद्ध करते हैं। समुच्चय a में 1 से 9 तक के अवयव हैं, तो स्वतुल्य के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या 1,1 रिलेशन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 2,2 इस संबंध में आएगा कि नहीं आएगा, 3,3 इस संबंध में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही 4,4 के लिए 5,5, 6,6, 7,7, 8,8 और 9,9। तो इन सब के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये इस रिलेशन में, इस संबंध में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसके लिए देखिए, a में से b को घटाते हैं, यानी कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0 मिलेगा। अब 0 2 से विभाजित होता है। 0 क्या है? 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि 1,1 आर में आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग 2 माइनस 2 करेंगे तो वो भी 0 आएगा और 0 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 2,2 भी आर में जरूर होगा। ऐसे ही 3,3 भी होगा, ऐसे ही 9,9 भी होगा। इसका मतलब जो ये संबंध लिखा हुआ है वो एक स्वतुल्य संबंध है। तो इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबके लिए अलग अलग लिखने से अच्छा है एक बार हम लोग इसको जनरल तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से लिख देंगे, प्रत्येक a एप्सिलॉन a के लिए। अब इसमें जो स्मॉल a है वो कोई भी अवयव हो सकता है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी अवयव उठाएंगे कि a माइनस a 0 मिलेगा, a माइनस a 0 मिलेगा, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि a कामा a आर में जरूर आएगा। जब a कामा a आर में जरूर आएगा इसका मतलब आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब देखते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए हम लोग मान लेंगे, माना a कामा b आर में आता है। पहले से मान लेंगे कि a कामा b आर में आता ही आता है। जब a कामा b आर में आएगा तो इसका मतलब ये है
कि जो a माइनस बी है इसका मतलब ये निकलता है कि a माइनस बी 2 से विभाज्य जरूर होगा। a माइनस बी 2 से विभाज्य है। अब देखिए क्योंकि a माइनस बी 2 से विभाजित है इसलिए हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, माना a माइनस बी बराबर 2r। क्योंकि a माइनस बी 2 से विभाजित है इसलिए इसके गुणनखंड में 2 जरूर शामिल होगा। और r यहाँ पर जो यहाँ पर r है वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। r यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक को हम लोग z से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर चाहे तो हम लोग केवल इतना भी लिख सकते हैं, r क्या है, r z है, r z से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर सपोज करिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 1 का। मान लीजिए 5 1 r में है, तो 5 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4। और अगर हम 1 में से 5 को घटा दें तो हमको मिलेगा -4। सिंपल सी बात है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 मिलेगा, और 1 में से जब 5 को घटाएंगे तो उसी का ऋणात्मक वाला मिल जाएगा -4। अब यहाँ पर 4 के गुणनखंड में भी 2 शामिल है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। और यहाँ पर -4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे -2। अब इसके गुणनखंड में भी 2 शामिल है, तो यहाँ पर 4 भी 2 से कटने वाली संख्या हो गई और -4 भी 2 से कटने वाली संख्या हो गई। अब यहाँ पर आ जाइए, हमने ये माना था कि a माइनस बी बराबर 2r है, क्योंकि a माइनस बी 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये भी है कि b माइनस a बराबर -2r होगा। जैसे कि यहाँ पर बताया हमने आपको कि 5 में से जब 1 को घटाते हैं तो 4 मिलता है, और जब उल्टा कर देते हैं 1 में से 5 को घटाते हैं तो -4 मिलता है, उसी का ऋणात्मक वाला मिलता है। तो सेम ऐसे ही जब a में से b को घटा रहे हैं तो 2r मिल रहा है, तो जब b में से a को घटाएंगे तो उसी का ऋणात्मक वाला मिलेगा -2r। और -2r को हम ऐसे लिख दें 2 इंटू -r, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके गुणनखंड में 2 आ गया, इसका मतलब ये भी 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब क्योंकि b माइनस ए भी 2 से विभाज्य है तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि b, a भी r में अवश्य आएगा। तो हमने स्टार्ट किया था ए बी एप्सिलॉन r से और कहां पहुंच गए, BA एप्सिलॉन r पर। तो ए बी r में है तो BA भी r में है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि r सममित है, r सममित है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम हटा रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट हम आपको केवल समझाने के लिए बताए थे। अगर एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा, और साथ में यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं जहाँ पे r क्या है, r z है, पूर्णांक है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे संक्रामक के लिए। तो भैया संक्रामक के लिए हमको 2 बातें माननी पड़ेंगी। माना AB r में है तथा BC भी r में है, तो इस बात का मतलब ये है अगर AB r में है तो a माइनस बी 2 से विभाजित होगा। तो मान लेते हैं कि a माइनस बी बराबर 2r है, जहां पे r कोई पूर्णांक है। और क्योंकि BC भी r में है तो इस बात का मतलब ये भी है कि b माइनस सी भी 2 से विभाजित है। इसको मान लेते हैं 2 इंटू समथिंग पूर्णांक, कोई अलग पूर्णांक, मान लीजिए m हमने ले लिया। तो यहाँ पर जो r है और m है वो क्या है, पूर्णांक है z। तो जैसा कि आपको पता है अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या AC r में होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमको a माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो a माइनस सी निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो r में होगा कि नहीं होगा। तो काफी सिंपल है, अगर हम लोग ये वाला जो समीकरण दिया है और जो ये वाला समीकरण है a माइनस बी और b माइनस सी, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। a माइनस बी है इधर और इधर है b माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया, और राइट हैंड साइड में है 2r प्लस 2m, दोनों हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी बराबर आ गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन कर सकते हैं, r प्लस m आ गया। अब देखिए यहाँ पर r पूर्णांक है और m भी पूर्णांक है,
तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने से एक पूर्णांक ही मिलता है। जैसे मान लीजिए 5 है, एक पूर्णांक है, और 5 में हमने 1 जोड़ दिया, 1 भी पूर्णांक है, तो हमको 6 मिलेगा, 6 भी एक पूर्णांक ही है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि r प्लस m भी क्या है, एक पूर्णांक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 2 इंटू समथिंग पूर्णांक आ गया, 2 इंटू समथिंग पूर्णांक आ गया, यानी कि a माइनस सी भी 2 से विभाजित है। यहाँ पर लिख देंगे जो कि 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब a माइनस सी विभाज्य है 2 से, इसका मतलब ये है कि AC R में जरूर होगा, और जब AC R में होगा तो हम बोल सकते हैं R संक्रामक है। R क्या है, संक्रामक है, R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है। इस तरीके से हम लोग इसको तुल्यता संबंध सिद्ध कर दिए। अब बात करते हैं तुल्यता वर्ग की। अब तुल्यता वर्ग समझने के लिए ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। तो तुल्यता वर्ग को समझने के लिए यहाँ पर हम जो समुच्चय A दिया है इसको एक बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस समुच्चय में से हम कुछ अवयव निकालकर यहाँ पर लिख रहे हैं। इस समुच्चय में से कुछ अवयव निकालकर हम समुच्चय A1 बना रहे हैं। अब समुच्चय A1 में हम कुछ अवयव लिखेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया 1 3 5 7 9, ये हमने लिख दिया। और ऐसे ही इसी में से जो बाकी बचे अवयव हैं उनको निकालकर हमने लिख दिया 2 4 6 और 8। अब देखिए समुच्चय A को हमने 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, एक समुच्चय A1 और दूसरा समुच्चय A2। अब यहाँ पर समुच्चय A1 पर फोकस करिए। समुच्चय A1 में हमने जो भी अवयव लिखे हैं इनमें से आप कोई भी 2 अवयव पकड़ लीजिए। इनमें से जैसे मान लीजिए हमने 1 पकड़ लिया और 3 पकड़ लिया, 1 और 3, तो 1 3। अब अगर हम पूछें ये बताइए क्या 1, 3 R में होगा कि नहीं होगा, तो आप भाई चेक कर सकते हैं 1 3 R में होगा कि नहीं होगा। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यहाँ पर -2 मिला, और -2 2 से विभाजित हो जाता है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाज्य है, यानी कि 1, 3 R में जरूर होगा। ऐसे ही समुच्चय A1 में से आप कोई भी 2 अवयव पकड़ लीजिए, वो आपस में संबंधित जरूर होंगे। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा हो तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। कोई भी 2 उठा लीजिए। मान लीजिए हमने उठा लिया 1 और 9 को, 1 और 9 को उठा लिया, तो 1, 9, 1, 9 1 - 9 करेंगे तो -8 मिलेगा, और -8 को अगेन लिख सकते हैं 2 इंटू -4, यानी कि ये भी 2 से विभाज्य है। इसमें देखिए इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है, ये 2 से विभाज्य है। इसका मतलब 1, 9 भी R में जरूर आएगा। आप इसका उल्टा 9, 1 भी पकड़ सकते हैं। 9 में से 1 घटा लीजिए, 8 आएगा। 8 भैया 2 से विभाज्य है, 2 गुणे 4 होता है, तो ये भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब 9, 1 भी आएगा। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि चाहे आप A1 में से कोई भी 2 अवयव उठा लीजिए, कोई भी 2 अवयव उठा लीजिए, वो आपस में संबंधित जरूर होंगे। ऐसे ही समुच्चय A2 के आप कोई भी 2 अवयव उठा लीजिए, वो भी आपस में संबंधित जरूर होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने उठा लिया 4 और 2 को, तो 4, 2 देख लीजिए भैया, 4 में से 2 को घटाइए, 2 मिलेगा, और भैया 2 तो 2 से विभाज्य होगा ही, 2 2 से जरूर कटेगा। इसका मतलब 4, 2 भी R में मौजूद है। इसमें से आप कोई भी 2 अवयव उठाएंगे वो आपस में संबंधित
जरूर होंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या क्या नोटिस किया, इसको हम अगले पेज पर लिख रहे हैं। पहला पॉइंट हमने ये नोटिस किया है अभी तक कि समुच्चय A1 के प्रत्येक अवयव आपस में संबंधित हैं। और दूसरा बात हमने क्या नोटिस किया, समुच्चय A2 के प्रत्येक अवयव आपस में संबंधित हैं। अब एक बात और नोटिस करिए, अब समुच्चय A1 से आप कोई भी एक अवयव उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने 3 उठा लिया, और समुच्चय A2 से भी कोई भी एक अवयव उठा लीजिए, जैसे कि हमने 4 उठा लिया। अब इनको आपस में देखिए, एक 3 है और 4 है। अब देखिए क्या 3 4 आपस में संबंधित हैं? तो 3 में से 4 को घटाते हैं, 3 में से 4 को घटाने से हमको मिलता है -1, और -1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 3, 4 R में नहीं होगा। ऐसे ही समुच्चय A1 से आप कोई भी अवयव उठा लीजिए और दूसरा अवयव समुच्चय A2 से उठा लीजिए, वो आपस में संबंधित नहीं होंगे। आप कुछ भी उठाकर चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें से 9 उठा लिया, इसमें से 2 उठा लिया। अब 9 और 2 के लिए चेक करते हैं, तो 9 और 2 के लिए चेक करेंगे तो 9 - 2 बराबर 7 होगा, और 7 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। और जब ये 2 से विभाज्य नहीं है तो 9, 2 R में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने एक और बात नोटिस कर लिया कि समुच्चय A1 का कोई भी अवयव समुच्चय A2 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसको भी लिख लेते हैं, समुच्चय A1 का कोई भी अवयव समुच्चय A2 से संबंधित नहीं है। और देखिए और कुछ बातें नोटिस करते हैं। एक बात यहाँ पर आप ये नोटिस करिए, A1 और A2 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा A1 में कोई भी अवयव नहीं है जो कि A2 में भी हो। तो A1 और A2 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो समुच्चय में उभयनिष्ठ का चिन्ह क्या होता है? उभयनिष्ठ का चिन्ह ऐसे लिखते हैं हम लोग, A1 और A2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब फाई। यहाँ पर आप ये नोटिस करिए कि समुच्चय A1 और समुच्चय A2 अगर आप दोनों मिला देते हैं तो हमको समुच्चय A मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए A1 में 1 है तो A2 में 2 है, A1 में 3 है, A2 में 4 है, A1 में 5, इसमें 6, और A1 में 7, A2 में 8, और A1 में फिर से 9। यानी कि A1 और A2 अगर मिला दें तो पूरा का पूरा समुच्चय A हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर यूनियन यानी कि सम्मिलन A1 और A2 का जो यूनियन है, सम्मिलन है, वो समुच्चय A के बराबर है। तो यहाँ पर हमने ये 5 बातें नोटिस करी हैं। तो अगर आप ये 5 बातें समझ गए तो इसका मतलब है आप तुल्यता वर्ग भी आसानी से समझ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर तुल्यता वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तुल्यता वर्ग की बात तभी होगी जब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होगा। जब तुल्यता संबंध की बात होगी तभी तुल्यता वर्ग की बात हो सकती है। इसके बाद हम लोग तुल्यता वर्ग निकालते कहाँ से हैं? तुल्यता वर्ग हम लोग निकालते हैं जो समुच्चय दिया रहता है उस पर। जैसे इस प्रश्न में समुच्चय A दिया हुआ है, इसी से हम लोग तुल्यता वर्ग निकालते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो ये दो समुच्चय लिखा है, समुच्चय A1 और समुच्चय A2, ये तुल्यता वर्ग ही है। तो जो भी समुच्चय होता है जिस पर तुल्यता संबंध डिफाइन हुआ है, उसी को हम लोग
टुकड़ों में बांट देते हैं, टुकड़ों में, समुच्चय के टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है, ये दो समुच्चयों में बट गया, A1 और A2 में। हो सकता है कई बार 3 समुच्चय में बट जाए, हो सकता है कई बार 4 समुच्चय में बट जाए। आगे हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे जब ये 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर जो समुच्चय ए है वो 2 टुकड़ों में बट चुका है, समुच्चय A1 और समुच्चय A2। तो ये तुल्यता वर्ग A1 A2 लिखते कैसे हैं? तो A1 A2 लिखते समय ये सभी पांचों बातों का पालन होना चाहिए। जब ये पांचों बातों का पालन होगा तभी हम लोग A1 और A2 को तुल्यता वर्ग बोल सकते हैं। तो अगर हम एक लाइन में लिखें कि तुल्यता वर्ग होता क्या है, तो हम ऐसे लिखेंगे, जिस समुच्चय पर तुल्यता संबंध परिभाषित होता है उसके ऐसे सभी उपसमुच्चयों को राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो रहा है, आप समझ जाइएगा। उपसमुच्चयों को तुल्यता वर्ग कहते हैं, जिनमें और हम नीचे लिख रहे हैं इसके आगे, जिनमें इन पांच बिंदुओं का ध्यान रखा गया हो। तो सिंपल सीधा बात ये है, जिस संबंध पर तुल्यता संबंध को डिफाइन किया गया है उसको हम लोग टुकड़ों में बांट देते हैं। उन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं? तुल्यता वर्ग बोलते हैं। लेकिन वो ऐसे टुकड़ों में बांटना है जिनमें इन 5 बातों का पालन होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं इस प्रश्न पर और साफ साफ लिखते हैं कि आखिर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे तुल्यता वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुल्यता वर्ग क्या होगा? यहाँ पर तुल्यता वर्ग होगा एक समुच्चय ऐसा जिसमें 1 आ रहा हो, फिर 3 आ रहा हो, उसके बाद 5 आ रहा हो, 5, उसके बाद 7 आ रहा हो और 9 आ रहा हो, 7 आ रहा हो और 9 आ रहा हो। आपको करना क्या है कि समुच्चय ए में से अवयवों को लेकर एक ऐसा समुच्चय तैयार करना है जिसमें से कोई भी 2 अवयव हम लोग लें तो आपस में संबंधित होना चाहिए। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 1 3 5 7 9 में से कोई भी अवयव उठा लीजिए तो वो R में जरूर होता है। अब इसके बाद जो ये 2 4 6 8 है, इनको अगर एक साथ रख देते हैं तो वो भी आपस में संबंधित होंगे। तो दूसरा समुच्चय यहाँ पर तैयार हो गया, 2 4 6 8। अब जो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, अब देखिए यहाँ पर सारा का सारा पालन हो रहा है। सबसे पहले पॉइंट पे हमने बोला था समुच्चय A1 के प्रत्येक अवयव आपस में संबंधित हैं। बिल्कुल हैं, 1 3 5 7 9 हम आपको बता चुके हैं, ये सब आपस में संबंधित हैं। और दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि समुच्चय A2 के प्रत्येक अवयव आपस में संबंधित हैं। तो देखिए इसमें भी सभी अवयव आपस में संबंधित हैं। अगर एक A3 भी क्रिएट हो जाता तो उसमें भी सारे अवयव आपस में संबंधित होने जरूरी हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरा पॉइंट है, समुच्चय A1 का कोई भी अवयव समुच्चय A2 से संबंधित नहीं है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पहले में से आप कोई भी अवयव उठा लीजिए, दूसरे में से कोई भी अवयव उठा लीजिए, ये आपस में संबंधित नहीं है। इसको हम आपको बता चुके हैं पहले ही। जैसे कि 1 - 2 अगर कर देते हैं, 1 - 2 -1 आता है जो कि 2 से विभाजित नहीं है, तो 1 2 इस रिलेशन में नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि A1 और A2 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, A1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि A2 में भी हो। तो चौथा पॉइंट भी कवर हो गया। पांचवा पॉइंट, A1 और A2 मिला के A आना चाहिए। तो देखिए पहला वाला समुच्चय और दूसरा वाला समुच्चय अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो समुच्चय A तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों मिला के सारे अवयव प्रेजेंट हैं।
तो सभी बातों का पालन हो रहा है, इसलिए ये तुल्यता वर्ग है। अब देखिए तुल्यता वर्ग को बताने का एक तरीका होता है। जैसे हमने जो यहाँ पर लिखा है पहला वाला समुच्चय 1 3 5 7 9, इसमें देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ब्रैकेट लगा के 1 लिख रहे हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब होता है कि ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 1 आता है। अगर हम बोल दें इस तरह से, आपको लिख के दे दें, 1 लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे वाले तुल्यता वर्ग की बात कर रहे हैं जिसमें 1 आता है। तो इससे आप ऑटोमेटिक ये अंदाजा लगा लेंगे कि हम इसी वाले तुल्यता वर्ग की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वाला एक तुल्यता वर्ग ऐसा है जिसमें 1 आ रहा है। तो केवल 1 बताने से आप समझ जाएंगे कि हम इसी वाले तुल्यता वर्ग की बात कर रहे हैं। अगर इसमें 1 आ रहा है तो साथ में 3 5 7 और 9 भी जरूर आएगा। या इसी को हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं दूसरे वाले अवयव से। इसी को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 3 है, या ऐसे लिख सकते हैं ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 5 है, या ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 7 है, या ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 9 आता है। ऐसे ही जो दूसरा वाला तुल्यता वर्ग है, इसकी पहचान क्या है? ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 2 आ रहा है, तो भैया इसी में आ रहा है। या फिर इसी को लिख सकते हैं ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 4 है, ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 6 है, या ऐसा वाला तुल्यता वर्ग जिसमें 8 आता है। तो ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। लेकिन अब ज्यादातर प्रचलन में क्या है कि जो सबसे छोटा वाला अवयव होता है उसी से हम लोग तुल्यता वर्ग को पहचानते हैं। लिखने को आप 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं और 9 से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो छोटा वाला होता है उसी से तुल्यता वर्ग की पहचान करते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 3 से आप पहचान नहीं कर सकते। आप 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 7 और 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 ज्यादा प्रचलन में है, छोटा वाला। ऐसे ही जो दूसरा वाला है उसके लिए प्रचलन में क्या है? सबसे छोटा वाला यानी कि 2। तो फाइनली हम लोग अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो फाइनली आपको ऐसे लिख देना है, तुल्यता वर्ग जिसमें 1 आता है और सामने ये पूरा समुच्चय लिख देंगे। इसमें ऐसा तुल्यता वर्ग जिसमें 2 आता है, जिसमें 2 आता है और पूरा समुच्चय लिख देंगे। तो ये हो गया तुल्यता वर्ग। अब देखिए यही 2 लाइन समझाने के लिए हमको इतना पापड़ बेलना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि आप तुल्यता वर्ग काफी आसानी से समझ गए होंगे। देखिए पहली बार कॉन्सेप्ट को बहुत ही गहराई में बताने में और अच्छे तरीके से समझने में टाइम लगता है, तो पेशेंस बनाकर वीडियो देखा करिए। हम चाहे तो इसको आपको 2-3 मिनट में बता देंगे, लेकिन उतना इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा जितना कि अभी पड़ा होगा। तो चलिए अब तुल्यता वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आप फटाफट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए जैसा हमने पिछला प्रश्न किया था बिल्कुल वैसे ही सेम यहाँ पर प्रश्न हमने लिया है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर संख्या 2 की जगह संख्या 3 हमने लिख दिया है। समुच्चय ए वही है, 1 से लेकर 9 तक की संख्या, और जो यहाँ पर संबंध है उसमें a, b आता है, जिसमें संख्या 3 a - b को विभाजित करती है। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है, उसके बाद इसका तुल्यता वर्ग भी ज्ञात करना है। तो चलिए भैया फटाक से कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया है तो ये वाला भी समझ जाएंगे। अब स्वतुल्य के लिए फिर से वही बात, प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए के लिए समुच्चय ए में से कोई भी अवयव उठा लीजिए, अगर a माइनस ए करेंगे तो मिलेगा 0। अब 0 भैया 3 से विभाजित हो जाता है, 0/3 0 होता है, तो लिखेंगे जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो अगर ये 3 से विभाज्य है इसका मतलब a, a R में जरूर होगा। इसका मतलब R स्वतुल्य है। R क्या है? स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है। अब फटाक से कर लेते हैं सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए करते हैं, तो फिर से मान लेंगे, माना a, b R में है। पहले मान लेंगे कि a, b R में है। अब हमको ये बताना पड़ेगा कि भैया b, a भी R में है, तभी इसको हम लोग सम्मित बोल पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो a, b R में है, तो इसका मतलब तो भैया यही होता है ना कि a - b 3 से विभाज्य होगा।
a माइनस बी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और जब a माइनस बी 3 से विभाज्य है तो हम मान सकते हैं कि a माइनस बी बराबर 3r होगा। 3 इंटू समथिंग आएगा, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है तो 3 इंटू समथिंग आएगा, जहां पे हम लिख सकते हैं कि r क्या है, जहां पे r पूर्णांक है, r क्या है, पूर्णांक है, z है। अब a माइनस बी 3r होगा, तो पिछले क्वेश्चन की तरह जब a में से b को घटाते हैं 3r आता है, तो b में से a को घटाएंगे तो माइनस 3r आएगा। इसका मतलब इसमें भी 3 शामिल है, इसके गुणनखंड में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 से विभाज्य है, जो कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। b माइनस ए 3 से विभाज्य है, इसका मतलब b कामा a r में होगा। इसका मतलब ये है कि r सममित है, r सममित है। अब करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक में फिर से मान लेंगे, माना a b r में है तथा b c भी r में है, तो इस बात का मतलब क्या है कि a माइनस बी 3 से विभाजित होगा तो 3r लिख देंगे, तथा b माइनस सी भी 3 से विभाजित होगा तो इसको 3m लिख दे रहे हैं, जहां पे r m क्या है, पूर्णांक है। इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से a माइनस बी है और इधर से b माइनस सी है, और इधर राइट हैंड साइड में 3r प्लस 3m, तो b से b कैंसिल होगा तो a माइनस सी क्या मिल गया, 3 कॉमन होगा तो r प्लस m। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो r प्लस m भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं r प्लस m क्या है, r प्लस m एक पूर्णांक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस सी भी 3 से विभाजित है, a माइनस सी भी 3 से विभाजित है। तो इस बात का मतलब है कि a कामा सी r में है, इसका मतलब कि r संक्रामक भी है, r संक्रामक है। फाइनली हम लोग फिर से लिखेंगे, चूंकि r स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित, सममित और संक्रामक, संक्रामक तीनों है, तीनों है, अतः r तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब निकालते हैं तुल्यता वर्ग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो समुच्चय A दिया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब इसको टुकड़े में कैसे बांटेंगे, तो तुल्यता वर्ग यहाँ पर क्या बनेगा, तुल्यता वर्ग यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले हम अवयव 1 ले रहे हैं, 1 हम लिख देते हैं इसमें। अब सोचिए 1 के साथ हम किसको रखें कि 1 में से घटाने पर जो मिलता है वो 3 से विभाजित हो जाए। ये बताइए, अगर 1 के साथ 2 लेते हैं तो 1 में से 2 घटाने पे तो भैया -1 आता है, -1 3 से नहीं कटेगा। ऐसे ही अगर 1 के साथ अगर 3 लेते हैं तो 1 - 3 क्या होगा, -2 आएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 1 के साथ अगर 4 ले लेते हैं तो 1 के साथ 4 लेने से -3 आएगा, जो कि 3 से कट जाएगा, यानी कि 1 के बाद हमको 4 मिलने वाला है। तो ऐसे ही चेक करके आप लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से, 1 के साथ हमको 4 मिलेगा तो 1 हो गया, 4 हो गया। अब 4 के बाद 7 ले सकते हैं, 4 के बाद 7 ले सकते हैं, तो बस इसमें 3 ही आने वाला है, 1 4 7। अब 1 4 7 में से आप कोई भी 2 लेके देखेंगे तो आपस में घटाने पर जो आएगा वो 3 से कट जाएगा, 1 में से 7 जाएगा, -6 जो कि 3 से कट जाता है। ऐसे ही आप कोई भी 2 उठा के देखेंगे तो घटाने के बाद वो 3 से कट जाएगा। तो इसकी पहचान हम लोग कर सकते हैं, सबसे छोटे वाला लिख देते हैं यहाँ पर 1। अब देखिए 2 के साथ किसका गठबंधन होता है, 2 के साथ भैया 5 ले लीजिए, क्योंकि 2 - 5 करने से आ जाएगा -3, जो कि 3 से कट जाता है। तो 2 के साथ 5 हो जाएगा, 5 3 8, तो 2 5 8 एक साथ आ सकता है, 2 5 8 एक साथ आ गया, तो इसकी पहचान हम लोग 2 से कर लेंगे। इसके बाद 3 देखिए, 6 देखिए और 9 देखिए, 3 6 9 आप आसानी से समझ सकते हैं, 3 6 9। इसमें से आप कोई भी 2 उठा के देख लीजिए, 6 - 9 -3 होगा,
-3 होगा और -3 3 से कट जाएगा। तो 3 6 9 में से कोई भी 2 उठाकर देखेंगे, आपस में संबंधित जरूर होगा। अब सारे अवयव कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जितने भी समुच्चय लिखे हैं सब के सब इन पांचों बातों का पालन जरूर कर रहे हैं। एक में सब आपस में संबंधित हैं, 2 में आपस में संबंधित हैं, 3 में भी आपस में संबंधित हैं। इसके बाद किसी भी दो समुच्चय में से कोई भी अवयव निकाल कर देखिए, जैसे इसमें 4 निकाल लिए, इसमें से मान लीजिए 5 निकाल लिया, ये आपस में संबंधित नहीं हो सकते, क्योंकि 4 में से 5 घटाएंगे -1 मिलेगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो कोई भी दो समुच्चय में से कोई भी दो अवयव निकालिए, आपस में संबंधित आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि तीनों ही समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और सबसे आखिरी में तीनों मिलाकर आप देखेंगे तो तीनों में जो भी अवयव आ रहे हैं सब आप मिलाएंगे तो समुच्चय ए आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर a, b संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब ये वाला प्रश्न हमने जो पिछले दो क्वेश्चंस किए हैं उसी के जैसा है, बस उसमें समुच्चय A में कुछ अवयव दे दिए गए थे। उसमें क्या था, समुच्चय A में 1 से 9 तक के अवयव थे, और इस बार समुच्चय A नहीं दिया है। इस बार बोल रहा है कि जो ये संबंध है वो समुच्चय Z पर परिभाषित है, समुच्चय Z जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। कि पूर्णांक का मतलब क्या है, इसमें पूर्णांक में क्या होता है, 0 भी आता है, प्लस वाले 1 2 3 4 5 ऐसे ही डॉट 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 6 7 8 9 10 ऐसे आता रहेगा, और निगेटिव वाला भी आता है -1 -2 -3 ऐसे ही डॉट 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 और भी इधर आते रहेंगे। अब इस प्रश्न में हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इसमें हम तुल्यता वर्ग भी निकालेंगे। तुल्यता वर्ग भी ज्ञात करें। अब इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना काफी आसान है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हूबहू वैसे ही इसमें भी कर देना है। जैसे कि स्वतुल्य के लिए देखें, स्वतुल्य के लिए फिर से वही बात है, इसमें से आप कोई भी अवयव निकालेंगे, जैसे 2 निकाल लिए, 2 - 2 0, अब 0 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए निगेटिव वाला कोई उठा लिए -3, अब -3 में से -3 घटा दीजिए, तो -3 में से -3 घटाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे +3 यानी कि 0, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और अगर इसमें से 0 भी देखें तो 0 - 0 0 होगा, 0 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो भैया जनरल फॉर्म में वैसे ही लिख देते हैं। फिर से प्रत्येक ए एप्सिलॉन जेड के लिए a माइनस a 0 होगा, जो कि 2 से विभाज्य है, इसलिए a एप्सिलॉन r होगा, अतः r स्वतुल्य है। सममित के लिए करते हैं, तो सममित के लिए फिर से वैसे ही माना a, b z में पहले से है, इस बात का मतलब है कि a माइनस b करने से हमको 2r मिलेगा, जहां पे r क्या है, r एक पूर्णांक है। तो इस बात का मतलब ये भी है कि जब b माइनस a करेंगे तो -2r मिलेगा, जिसको हम 2 इंटू -r लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये भी 2 से विभाज्य होगा, जो कि 2 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि b, a भी r में होगा, अतः r क्या है, r सममित है। ऐसे ही संक्रामक के लिए करेंगे। संक्रामक के लिए माना AB R में है तथा BC भी R में है, तो इस बात का मतलब ये है कि A माइनस B बराबर 2R होगा तथा B माइनस C बराबर भी समथिंग 2M मान लेते हैं, जहां पे R M क्या है, पूर्णांक है। तो फिर से वही काम, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 2r प्लस 2m, b से b कैंसिल, a माइनस सी आ गया 2r प्लस m, जहां पे r प्लस m भी क्या है, पूर्णांक है।
इसका मतलब है कि ये भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, यानी कि AC भी R में होगा। जब AC R में है तो लिख सकते हैं अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है। फिर से लास्ट लाइन में से ही, चूंकि R स्वतुल्य, स्वतुल्य सम्मित, सम्मित व संक्रामक, संक्रामक तीनों है, तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। अब हम लोग तुल्यता वर्ग ज्ञात करते हैं। अब हम समझाने के लिए z को थोड़ा सा और बड़ा करके लिख लेते हैं। -3 के इधर -4 आएगा, -5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। 5 से बड़े नंबर इधर आते रहेंगे और -5 से छोटे नंबर इधर आते रहेंगे। अब देखिए तुल्यता वर्ग कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें से हमने 1 पकड़ लिया, 1, तो 1 के बाद अगर 2 लेते हैं, 1 के बाद अगर 2 लेते हैं तो भैया 1 में से 2 घटाने पर क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि 2 से नहीं कटेगा। तो 1 और 2 एक साथ तो नहीं आ सकता, तो कौन आएगा भैया, 1 और 3, 1 और 3 एक साथ आ सकता है। तो अगर 1 के साथ देखते हैं तो 1 के साथ बनेगा 3, 3, 5, 7, 9 ऐसे आता रहेगा। साथ में -1 भी आ जाएगा, -1, -3, -5 और आगे ऐसे है। इसमें अगर लिखें -1, -3, -5 और आगे और भी आते रहेंगे, 9 के आगे भी और भी आते रहेंगे। इसमें से आप कोई भी 2 उठाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम -5 और 1 को लेकर चेक कर रहे हैं, तो -5 -1 हमको मिलेगा -6 और -6 2 से कट जाएगा भैया, -6 2 से कट जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी 2 उठाकर देखेंगे तो वो आपस में संबंधित जरूर होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो भी आ रहे हैं सबके सब विषम संख्याएं हैं, 1, 3, 5, 7, 9 है ना, ये सब धनात्मक विषम संख्याएं, -1, -3, -5 ये सब ऋणात्मक विषम संख्याएं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सम संख्या होता है, सम संख्या को हम लोग 2R लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सम संख्याएं 2 से कटने वाली होती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं को 2R लिखकर दिखाते हैं। 2R जहां पर R क्या है, R कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो 2R होती है सम संख्या। जैसे ही हम लोग सम संख्या में 1 जोड़ते हैं हमको विषम संख्या मिल जाती है। जैसे 2 सम संख्या है तो 3 क्या होगी, विषम संख्या। 4 सम संख्या है तो अगला 5 क्या है, विषम संख्या। 6 सम संख्या है तो 7 विषम संख्या। तो जो विषम संख्याएं होती हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 2R+1 से, 2R+1। जैसे कि 2R सम संख्या है, सम में जैसे ही 1 जोड़ेंगे हमको विषम संख्याएं मिल जाती हैं। तो जो यहाँ पर इतना बड़ा सा आपको तुल्यता वर्ग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 2R+1, क्योंकि इसमें जो भी आ रही हैं सब की सब विषम पूर्णांक हैं। शॉर्ट में लिख देंगे 2R+1। अब देखिए इसकी पहचान के लिए हम यहाँ पर 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 का। अब कई लोग बोलेंगे सर आप सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो भैया इसमें सबसे छोटी तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर -5 से कम और भी आएंगी, -7, -9 ऐसे आती रहेंगी, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि सबसे छोटी संख्या ही लिखिए, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग सबसे छोटी संख्या से रिप्रेजेंट कर देते हैं जब पॉसिबल होता है तब। तो यहाँ पर हमने 1 लिखकर ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारे के सारे विषम पूर्णांक कवर हो चुके हैं, अब केवल सम पूर्णांक बचे हैं। तो सम पूर्णांक के लिए भी आसानी से आप देख सकते हैं, अगर 2, 4, 6, 8 और इसके इधर देखें तो 0, -2, -4 डॉट डॉट डॉट, 8 के आगे डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से आप देख लीजिए, इसमें सारे के सारे सम पूर्णांक हैं और इसमें से कोई भी 2 उठाकर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, जैसे 2, 4 उठाकर चेक कर रहे हैं, 2 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -2, -2 2 से विभाज्य हो जाता है। ऐसे ही इसमें से कोई भी 2 उठाकर चेक करेंगे तो आपस में संबंधित जरूर होंगे, तो सबकी सब सम संख्याएं इसमें कवर हो जाएंगी। तो दूसरा वाला हो जाएगा 2R
इसको हम 0 लिखकर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो पहले वाले में आ गई सारी विषम संख्याएं, दूसरी में आ गई सारी सम संख्याएं। पहले में विषम है और दूसरे में सम है। तो यह सम और विषम में कुछ कॉमन तो होगा नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और सम और विषम मिला के, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक मिला के सभी पूर्णांकों का समुच्चय तैयार हो जाएगा। तो तुल्यता वर्ग का जितना भी कंडीशन होता है सब यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ये हो गया तुल्यता वर्ग। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है, कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में एक आर एक संबंध दिया गया है जिसमें ए कॉमा बी आता है। कह रहा है ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। कह रहा है ए तथा बी या तो दोनों विषम है या तो सम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। पहले इतना काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या कुछ लिखा गया है। समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 6 7, जो आर रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है। कह रहा है इसमें ए बी से संबंधित है, ए तथा बी दोनों या तो विषम है या सम है। इसका मतलब यह है कि सम सम से संबंधित होगा, विषम विषम से संबंधित होगा। अगर मान लीजिए एक सम है, जैसे 2 है तो दूसरा वाला भी सम ही होगा, जैसे कि 4, ऐसा कह रहा है। अगर एक 2 है तो दूसरा 6 भी हो सकता है। मतलब बोल रहा है कि ए तथा बी दोनों या तो एक साथ विषम होंगे या तो सम होंगे। जैसे कि अगर एक मान लीजिए 1 हो गया, 1 विषम है तो दूसरा वाला भी विषम ही होगा, विषम विषम के साथ संबंधित है। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 5 से संबंधित हो गया। तो देखिए स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए अब जैसे कि मान लीजिए 1 हमने सिलेक्ट कर लिया, 1 क्या है, विषम है। अब 1 के साथ 1, 1 के साथ 1 दोनों क्या है, विषम है, दोनों क्या है, विषम है। और अगर 2 लेते हैं, 2 के साथ 2, 2 के साथ 2 दोनों क्या है, सम है। तो भैया स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में दोनों सेम होता है। तो अगर एक विषम है तो दूसरा भी तो यही है, तो विषम के साथ विषम, विषम के साथ विषम, तो आर में जरूर आएगा। और यहाँ पर 2 के साथ 2 दोनों सम है तब भी आएगा। ऐसे ही अगर 3 लेंगे, 3 के साथ 3 आएगा, दोनों विषम तब भी आएगा, दोनों सम तब भी आएगा। यानी कि जितना डबल वाला है, जितना सेम सेम वाला है, सबका सब इसमें जरूर आने वाला है। यानी कि ये स्वतुल्य तो होगा ही, स्वतुल्य पक्का होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपली इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए के लिए ए तथा ए दोनों विषम है या ए तथा ए दोनों सम है। तो इसका मतलब ये है कि ए आर में जरूर आएगा। अगर सम वाला केस होगा तब भी आएगा, विषम वाला केस होगा तब भी आएगा। इसका मतलब आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए, सममित में क्या होता है कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। तो भैया सिंपल सी बात है, मान लीजिए जैसे 2 4 है, अब 2 और 4 क्या है, दोनों सम है, 2 और 4 दोनों सम है। तो 2 4 अगर होगा तो इसका उल्टा वाला 4 2 होगा, अब भी तो ये सम ही है, दोनों सम है, तो ये भी आर में होगा। और अगर दोनों विषम है, जैसे मान लीजिए 1 3 क्या है, दोनों विषम वाला केस है, दोनों विषम वाला केस है, आर में है ये। तो 3 1 उल्टा करेंगे, ये भी आर में होगा, क्योंकि अभी भी ये विषम ही है, अभी भी दोनों क्या है, विषम है। तो यहाँ पर बोल देंगे हम लोग, माना ए बी आर में है, माना ए बी आर में है। तो यहाँ पर 2 केस बन सकता है, ए व बी सम है या ए व बी विषम है। अब देखिए ए और बी सम है, तो इसका मतलब ये भी है, इसका उल्टा कर दें, बी व ए सम है,
या अगर दोनों विषम है तो बी व ए विषम है, बी व ए विषम है, विषम है। चाहे यहां से देखिए चाहे यहां से देखिए, अगर बी और ए सम है तब भी आर में पड़ेगा, बी और ए विषम है तब भी आर में पड़ेगा। तो लिख सकते हैं बी कामा ए आर में जरूर होगा, मतलब आर सम्मित है, आर सम्मित है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मान लेंगे, माना ए बी आर में है तथा बी सी भी आर में है। तो मान लीजिए अगर ए और बी दोनों सम रहा होगा, ए और बी सम है, अब क्योंकि ए और बी सम है तो बी सम है तो सी को भी सम होना पड़ेगा, क्योंकि बी सी भी आर में है। और या इसका उल्टा वाला भी हो सकता है, विषम वाला। अगर ए और बी दोनों मान लीजिए विषम है तो बी भी विषम है, तो बी विषम है तो सी भी विषम होगा, तो दोनों विषम होगा। तो यहां पर दो केस बनेगा, ए व बी सम है तथा बी व सी सम है। तो इसका मतलब ये है कि ए और सी भी सम होगा। सिंपल सी बात है, ए और बी सम है, बी और सी सम है, तो ए और सी सम होना ही है। तो ए व सी सम है, ए व सी सम है, इसका मतलब ए सी आर में जरूर होगा। और या फिर इसका दूसरा वाला केस बनेगा, ए व बी विषम है, ए व बी विषम है तथा बी व सी विषम है। अब अगर ऐसा होगा तो ए और सी भी विषम होगा, इसका मतलब है ए व सी विषम है। अब अगर दोनों विषम होगा तब भी आर में आएगा, तो इस कंडीशन में भी आर में आ रहा है, इस कंडीशन में भी आ रहा है, इसका मतलब आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। तो लास्ट में फिर से वही लिख देंगे, क्योंकि आर स्वतुल्य, सम्मित, सम्मित व संक्रामक तीनों हैं, अतः आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो भैया कुल मिला जुला के यहाँ पर तुल्यता वर्ग की परिभाषा ही लिख दिया है। कह रहा है कि 1 3 5 7 एक ऐसा उपसमुच्चय बन रहा है जिसके अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और 2 4 6 एक ऐसा उपसमुच्चय है जिसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और दोनों ही समुच्चयों में 1 3 5 7 और 2 4 6 में कोई भी अवयव संबंधित नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये तुल्यता वर्ग का परिभाषा ही लिख दिया है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसका तुल्यता वर्ग निकाल लेते हैं। तो विषम वाले आपस में संबंधित हैं, तो 1 3 5 7 आपस में एक साथ आएगा, 1 3 5 7, और सम वाले आपस में संबंधित हैं 2 4 6, तो ये एक साथ आएगा 2 4 6 एक साथ आएगा। तो ये पूरे स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए बोला है। तो भैया बस रीजन लिख देंगे, साफ साफ लिख देंगे, उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम हैं, अतः सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसे ही लिख देंगे उपसमुच्चय दूसरा था 2 4 6, 2 4 6 के सभी अवयव
हम देखिए, अगर राइटिंग आपको थोड़ी कम समझ में आ रही हो तो हम साथ में बोल भी रहे हैं, उसके हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा। उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव सम हैं, अतः सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब दूसरा पार्ट ये भी बोला था कि दोनों ही उपसमुच्चय के अवयव आपस में संबंधित नहीं है, तो फिर से हम लोग ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम हैं तथा 2 4 6 के सभी अवयव सम हैं, अतः दोनों समुच्चयों के अवयव आपस में संबंधित नहीं है। बस इतना लिख के आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब इतना आपने अगर अच्छे तरीके से कर लिया तो इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है आपके लिए बिल्कुल हलवा है।